लास्ट हमने कल पढ़ा था निकाय की स्थिति के बारे में पढ़ा था, जो निकाय की वह अवस्था थी जिसके ऊष्मागतिकी चर ज्ञात होते हैं, या ज्ञात ऊष्मागतिकी चरों के मान को, ज्ञात ऊष्मागतिकी चरों के अवस्था को या स्थिति को क्या कहते हैं? निकाय की अवस्था। फिर अपन ने पढ़ा था अवस्था फलन चर, तो वे ऊष्मागतिकी चर जिनका मान निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता था, तो वे थे ऊष्मागतिकी चर। ऊष्मागतिकी चरों का पूर्ण अवकलन किया जा सकता है, समाकलन किया जा सकता है। उसके बाद था पद फलन चर। पद फलन चर में क्या था कि निकाय की वे ऊष्मागतिकी चर जिनका मान निकाय परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है, अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, तो और वे उनका पूर्ण अवकलन नहीं किया जा सकता था, केवल आंशिक अवकलन ही संभव था। उसके बाद था ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में अपन ने पढ़ा था कि निकाय की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, निकाय की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाते थे? ऊष्मागतिकी प्रक्रम। अब आज स्टार्ट करते हैं अपन ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के प्रकार। आज स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के प्रकार। ऊष्मागतिकी प्रक्रमों में पहला है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम नाम से ही स्पष्ट है समतापीय प्रक्रम क्या होते हैं। समतापीय यानी कि समान ताप या ताप में परिवर्तन dt क्या है? 0 या 0 होता है, तो dt इज इक्वल टू क्या होगा? 0 समतापीय प्रक्रम है। तो वे ऊष्मागतिकी प्रक्रम, वे ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो वे ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो स्थिर ताप पर संपन्न होते हैं, जो स्थिर ताप पर संपन्न होते हैं। वे ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो स्थिर ताप पर संपन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समतापीय प्रक्रम। अतः dt बराबर 0 और dt बराबर 0 है, तो T1 बराबर क्या होगा? T2। कैसे आया ये T1 बराबर T2? तो dt होता है T2 माइनस T1। ठीक है, अब यहाँ पे dt क्या है? 0 है, तो 0 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और अब T1 का इधर पक्षांतरण कर लिया, तो क्या आया? T1 बराबर T2। तो क्या आया? T1 बराबर T2। अब आदर्श गैसों के समतापीय प्रक्रमों की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। आदर्श गैसों के समतापीय प्रक्रमों की आंतरिक ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। आदर्श गैसों के समतापीय प्रक्रमों की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है या स्थिर रहती है। अतः DE बराबर 0, तो DE बराबर 0 है, तो E1 बराबर क्या होगा? E2। ऐसा क्यों होता है कि आदर्श गैसों के समतापीय प्रक्रमों की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदर्श गैसों की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप का फलन होती है, केवल और केवल ताप का फलन होती है। और जब यहाँ पे
ताप dt, ताप में परिवर्तन dt ही 0 है तो DEB क्या होगा? 0 होगा, DEB 0 होगा, अतः E1 बराबर E2। फिर सेकेंड नंबर आता है प्रक्रम सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम, दूसरा प्रक्रम है सम आयतनिक समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम क्या होते हैं? वे प्रक्रम dV बराबर 0, वे प्रक्रम जिनका आयतन अपरिवर्तित रहता है। वे प्रक्रम जिनका आयतन जो है, आयतन अपरिवर्तित रहता है। वे प्रक्रम जिनका आयतन अपरिवर्तित रहता है सम आयतनिक प्रक्रम कहलाते हैं। d बराबर 0, अतः V1 बराबर क्या होगा? V2। V1 बराबर होगा V2। ठीक है। फिर आदर्श गैस, फिर ऊष्मागतिकी में सम आयतनिक प्रक्रमों का दाब आयतन कार्य शून्य होता है। ऊष्मागतिकी में सम आयतनिक प्रक्रमों का दाब आयतन कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ऊष्मागतिकी में सम आयतनिक प्रक्रमों का दाब आयतन कार्य शून्य होता है, अतः दाब आयतन कार्य W बराबर PdV। ये क्या है? दाब आयतन कार्य। अब सम आयतनिक प्रक्रमों के लिए dV क्या होता है? 0 होता है, तो मान रख दिया W बराबर P इंटू 0, तो ये भी 0 हो गया, P भी 0 हो गया, तो W बराबर क्या आया? 0। अब अगर W 0 है, कार्य 0 है, तो प्रसार कार्य भी 0 होगा, शून्य होगा, प्रसार कार्य भी शून्य होगा, और संकुचन कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। संकुचन कार्य भी शून्य होगा। ठीक है। उसके बाद आता है समदाबीय प्रक्रम। के बाद आता है समदाबीय प्रक्रम। क्या होते हैं समदाबीय प्रक्रम? क्या होते हैं? तो वे प्रक्रम जिनका दाब अपरिवर्तित रहता है। वे प्रक्रम जिनका दाब अपरिवर्तित रहता है समदाबीय प्रक्रम कहलाते हैं। dP बराबर क्या होता है? 0। dP बराबर 0। ठीक है। dP बराबर क्या हो गया? 0। उसके तो P1 dP बराबर 0 है। एक मिनट। समदाबीय प्रक्रम क्या? वे प्रक्रम जिनका दाब अपरिवर्तित रहता है समदाबीय प्रक्रम कहलाते हैं। अतः dP इज इक्वल टू 0
और P1 बराबर क्या हो गया, P2। ऊष्मागतिकी में सामान्यतः सभी प्रक्रम स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं। ऊष्मागतिकी में सामान्यतः सभी प्रक्रम स्थिर दाब पर संपन्न होते हैं। अतः कार्य W बराबर PdV। P क्या है, स्थिर है। P क्या है, स्थिर है। ठीक है। अब प्रकृति में संपन्न होने वाले सभी प्रक्रम क्या होते हैं, प्रकृति में संपन्न होने वाले सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय और समदाबीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय और समदाबीय होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। ये हो गया समदाबीय प्रक्रम। नेक्स्ट आता है प्रक्रम कौन सा है, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होते हैं? तो वे ऊष्मागतिकी प्रक्रम, वे ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिनकी ऊष्मा जो है वो अपरिवर्तित रहती है या स्थिर रहती है, जिनकी ऊष्मा अपरिवर्तित या स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। अतः परिपार्श्व तथा निकाय के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। परिपार्श्व और निकाय के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। परिपार्श्व और निकाय के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अतः डेल Q बराबर क्या होगा, 0। डेल Q बराबर 0। डेल Q बराबर क्या है, 0। ठीक है। ये यहाँ पे डेल Q लगाया है क्योंकि ये पथ फलन चर है। क्या, पथ फलन चर है जिनका आंशिक अवकलन ही किया जा सकता है। डेल Q बराबर 0। ठीक है। फिर इसके बाद में रुद्धोष्म, वास्तविक रूप से रुद्धोष्म प्रक्रम संभव नहीं है। वास्तविक रूप से रुद्धोष्म प्रक्रम संभव नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में, सभी रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है या स्थिर रहती है। सभी रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी, सभी रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी जो है स्थिर रहती है। एंथैल्पी स्थिर रहती है। सभी रुद्धोष्म प्रक्रम में एंथैल्पी स्थिर रहती है। अतः DH बराबर क्या होगा, 0। DH क्या होगा, 0 होगा। ये हो गए रुद्धोष्म प्रक्रम। नेक्स्ट आता है चक्रीय प्रक्रम। नेक्स्ट आता है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या होते हैं, चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम क्या होते हैं? तो वे प्रक्रम या दो से अधिक पदों में संपन्न होने वाले वे प्रक्रम, 2 से अधिक पदों में संपन्न होने वाले वे प्रक्रम जो प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं, जो प्रारंभिक या मूल अवस्था में लौट आते हैं। 2 से अधिक
पदों में संपन्न होने वाले वे प्रक्रम, संपन्न होने वाले वे प्रक्रम जो प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं, प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं, तो वो कहलाते हैं चक्रीय प्रक्रम। जैसे ए चेंज होता है बी में, बी चेंज होता है सी में, और सी जो है वापस अपनी मूल अवस्था में चेंज हो जाता है। सी जो है वो अपनी वापस मूल अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है चक्रीय प्रक्रम, जहां ए बी सी क्या है, अवस्थाएं हैं, जहां ए बी और सी है अवस्थाएं। ठीक है, फिर सभी चक्रीय प्रक्रमों की कुल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होती है। सभी चक्रीय प्रक्रमों की कुल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। अतः कुल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन DE इज इक्वल टू शून्य। तो उदाहरण है इसका कार्नोट चक्र। ठीक है, ये हो गए ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के प्रकार। ये थे ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के प्रकार। अब नेक्स्ट आता है उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो स्टार्ट करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम से। लेट्स स्टार्ट विथ अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वे प्रक्रम जो परिपार्श्व में स्थायी परिवर्तन कर अवस्था बदलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं, क्योंकि ये अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या हुए? वे प्रक्रम जो परिपार्श्व में स्थायी परिवर्तन कर वे प्रक्रम जो परिपार्श्व में स्थायी परिवर्तन कर अवस्था बदलते हैं, उन्हें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि वे अपनी मूल अवस्था में, उन्हें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, उन्हें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि ये अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाते हैं। ठीक है, ये हो गए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम।
और प्रकृति में संपन्न होने वाले सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। प्रकृति में संपन्न होने वाले सभी प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये हो गया अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। फिर आता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसके बाद आता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं? वे प्रक्रम या अति सूक्ष्म रूप में संपन्न होने वाले अनुत्क्रमणीय प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम अति सूक्ष्म रूप में संपन्न होने वाले वे प्रक्रम अति सूक्ष्म रूप में संपन्न होने वाले वे प्रक्रम जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के मध्य साम्य में रहते हैं। अंतिम अवस्था के मध्य साम्य में रहते हैं तथा परिपार्श्व में स्थायी परिवर्तन किए बिना स्थायी परिवर्तन किए बिना अपनी मूल अवस्था में लौट जाते हैं या लौट पाते हैं। अपनी मूल अवस्था में लौट जाते हैं, वो तो कहलाते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। यानी कि अति सूक्ष्म रूप में संपन्न होने वाले वे प्रक्रम जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के मध्य साम्य में रहते हैं तथा परिपार्श्व में स्थायी परिवर्तन किए बिना अपनी मूल अवस्था में लौट जाते हैं, वो कहलाते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। प्रारंभिक अवस्था साम्य में रहती है अंतिम अवस्था के, प्रारंभिक अवस्था साम्य में रहती है अंतिम अवस्था। जब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था साम्य में रहेंगे तभी तो अंतिम अवस्था वापस से रिवर्स होगी। जब अंतिम अवस्था ये क्रिया रिवर्स होगी तभी तो अंतिम अवस्था प्रारंभिक अवस्था में लौट पाएगी। अतः प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था साम्य में रहते हैं। ठीक है, अब ये तो था उत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए W रिवर्सिबल क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए W इररिवर्सिबल क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, ये हो गया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में। फिर आते हैं आंतरिक ऊर्जा, कार्य तथा ऊष्मा। आंतरिक ऊर्जा, कार्य तथा ऊष्मा। आंतरिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा। आंतरिक ऊर्जा ई, आंतरिक ऊर्जा ई, कार्य W और ऊष्मा Q। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।
तो पहला हेडिंग लगा लेते हैं आंतरिक ऊर्जा। पहली हेडिंग लगा लेते हैं आंतरिक ऊर्जा ई। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग, निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आदि। तो निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग, निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का, निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, बंध ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आदि। ठीक है। फिर आंतरिक ऊर्जा जो है वो अवस्था फलन चर है। हमने अवस्था फलन चरों के उदाहरण में आंतरिक ऊर्जा का उदाहरण लिया था। तो अतः आंतरिक ऊर्जा जो है वो अवस्था फलन चर है और इसका पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। इसका पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन चर है, अवस्था फलन चर है, पूर्ण अवकलन किया जा सकता है, किया जा सकता है। अतः इसे डीई या डेल्टा ई के रूप में दर्शाते हैं। अतः इसे डीई या डेल्टा ई के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है। फिर आंतरिक ऊर्जा के मात्रक क्या क्या है? आंतरिक ऊर्जा के मात्रक, आंतरिक ऊर्जा के मात्रक सीजीएस में क्या होता है? और एमकेएस में होता है। सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, एमकेएस पद्धति में जूल, और एसआई पद्धति में क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। अब एक न्यूटन इंटू मीटर बराबर कितना होता है? 1 जूल होता है। 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है 1 जूल। ठीक है। फिर 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर होता है 4.18। 1 जूल बराबर होता है 10 की 7 अर्ग, 10 की घात 7 अर्ग। और 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है। अब इनमें से सबसे बड़ा मात्रक हुआ 1 कैलोरी, फिर उससे छोटा है 1 जूल, और उससे छोटा, सबसे छोटा होता है 1 अर्ग। सबसे बड़ा मात्रक हुआ 1 कैलोरी, उससे छोटा मात्रक हुआ जूल, और सबसे छोटा मात्रक है अर्ग। आज के लिए बस इतना ही। फिर आंतरिक ऊर्जा के बारे में आगे कल पढ़ेंगे।